Hello everyone. Welcome to Study Smart IES PCS. Let's begin with our next score booster which is economy. इकोनॉमी की स्कोर बूस्टर अगर आप ग्रंथ बैच वाले हो तो चुपचाप पहले अपना रिवीजन करो। अगर आपके पास टाइम बचे तो इन लेक्चर्स को देख लेना। अगर आप यूट्यूब पे ही मुझे फॉलो कर रहे हो देन आपके लिए लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट इकोनॉमी के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ थ्रू स्कोर बूस्टर्स। आपको इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स हों या इकोनॉमी के फैक्ट्स हों, कॉन्सेप्ट्स को समझाना, फैक्ट्स को याद करवाना सारी मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, जितने भी एपिसोड्स, शायद 3 एपिसोड तो फिनिश करूँगा इकोनॉमी को। जितनी भी चीज़ें हैं बिल्कुल यहाँ बने रहो और अच्छे से रिवाइज करना। राइट, तो चलो शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों ने ज्योग्राफी का और एनवायरनमेंट का स्कोर बूस्टर फिनिश कर लिया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। आजकल आप लोगों ने, जब से मैंने स्मार्ट अध्ययन ख़त्म किया है, ठीक है, तब से आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बिल्कुल सन्नाटा फैला रखा है। कमेंट सेक्शन में कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? कमेंट्स में लिखो PCS। PCS का मतलब है पेशेंस, कंसिस्टेंसी एंड सक्सेस। तो पूरा तो लिखोगे नहीं, टाइम वेस्ट होगा। सिर्फ PCS लिख दो ताकि आपको याद रहे कि आपका गोल अल्टीमेटली PCS को क्वालिफाई करना है। PCS का मतलब पेशेंस, कंसिस्टेंसी, जिसके पास होगी उसे ही सक्सेस मिलेगी। तो PCS से कमेंट सेक्शन को भर दो। बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले देखेंगे इकोनॉमी के। आपको पता है इकोनॉमी क्या है? प्रोडक्शन, कंजम्पशन और ट्रांसफर ऑफ वेल्थ की बात करता है। राइट, कि प्रोडक्शन कैसे होगा, कंजम्पशन होगा और वेल्थ का ट्रांसफर होगा, यही इकोनॉमी है। और यही तीनों चीज़ें इकोनॉमी के कोर कॉन्सेप्ट्स हैं। कोर एलिमेंट्स अगर इकोनॉमी के पूछे तो यही हैं। पहले चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, गुड्स और सर्विसेज क्रिएट किए जाते हैं, उसके बाद उन चीज़ों को कंज्यूम किया जाता है, उन गुड्स और सर्विसेज को। और जब चीज़ें कंज्यूम होती हैं तो फिर ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ होता है, लोग पैसे देते हैं उन चीज़ों को कंज्यूम करने के लिए, मूवमेंट और एक्सचेंज होता है वेल्थ का। राइट, तो ये कोर एलिमेंट्स हैं इकोनॉमिक्स के, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। राइट, इकोनॉमी की दो ब्रांचेस होती हैं, माइक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक अगर एक ट्री की स्टडी करता है तो माइक्रो इकोनॉमिक पूरे के पूरे फॉरेस्ट की स्टडी करता है। माइक्रो मतलब बहुत ही स्मॉल पिक्चर की बात हो रही है, मैक्रो मतलब बहुत ही बिगर पिक्चर की बात हो रही है। स्मॉल पिक्चर से मेरा मतलब क्या है? एक फैमिली, एक इंडिविजुअल और एक फर्म क्या इंटरप्ले कर रहे हैं, कैसा प्रोडक्शन कंजम्पशन कर रहे हैं, उसके बारे में बात करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी की एज ए होल बात करती है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कितना है, एम्प्लॉयमेंट कितना मिल रहा है, राइट, डिमांड कितनी है इकोनॉमी में। ये सारी चीज़ें आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स से डील की जाती हैं। बहुत ज़्यादा इन टर्म्स को समझने की ज़रूरत नहीं है, जितना बेसिक मैं समझा रहा हूँ उतना एक आइडिया होना चाहिए बस, कि माइक्रो मतलब इंडिविजुअल लेवल की, हाउस होल्ड लेवल की, फर्म लेवल की बातें हो रही हैं। राइट, एक फैमिली जब डिसाइड करती है हम कि उसके पास लिमिटेड मनी है, उसे कितनी चीज़ें खरीदनी है, कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, ठीक है, कॉस्ट क्या है चीज़ों की, और प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये सब चीज़ें डील करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स एक बिगर पिक्चर से डील करता है कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कितना है, हमारी नेशनल इनकम कितनी है। ये सारी चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। जस्ट इनको इस क्वेश्चन आता है तो अगर आपको बेसिक आइडिया होगा तो यू विल ईजिली गेट इट करेक्ट। राइट, अब इकोनॉमी के 3 सेक्टर भी होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? इकोनॉमी के कोर एलिमेंट्स पढ़े, 3 कोर एलिमेंट्स पढ़े, उसके बाद इकोनॉमी की 2 ब्रांचेस पढ़ी। इस तरह से थोड़ा सा दिमाग खोल के पढ़ा करो। और अब हम पढ़ेंगे 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो अगर ये तीनों में क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कि कितने ब्रांच होती हैं, कितने कोर एलिमेंट्स होते हैं, कितने सेक्टर्स होते हैं, तो कन्फ्यूज़ मत होना। कोर एलिमेंट्स बताया सबसे पहले, उसके बाद 2 ब्रांचेस देखी, अभी 3 सेक्टर्स देख रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब इन 3 सेक्टर्स को 3 कोर एलिमेंट्स से कंफ्यूज मत कर देना एग्जाम में। इसलिए कहता हूँ कि अगर कोई आपको पढ़ा रहा है तो उससे आपको ये बेनिफिट होता है कि आप चीज़ों को सुपरफिशियली नहीं पढ़ते हो, थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ते हो। राइट, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर नाम से पता चल रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज को जैसे एक्सप्लॉइट करते हो आप, रॉ मटेरियल्स को जो प्रोड्यूस करते हो, वही प्राइमरी सेक्टर होता है। जैसे फार्मिंग हो गई, माइनिंग हो गई, नेचुरल चीज़ों को बस आप हार्वेस्ट कर रहे हो, राइट, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो नेचुरल चीज़ों को, तो वो प्राइमरी सेक्टर है। उसी रॉ मटेरियल को यूज़ करके, प्रोसेस करके कोई नई चीज़ मैन्युफैक्चर करोगे तो वो सेकेंडरी सेक्टर आ जाएगा, विच इज़ योर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर एक तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर है, रॉ मटेरियल वाला सेक्टर है, और सेकेंडरी सेक्टर आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, कि रॉ मटेरियल्स को ट्रांसफॉर्म करके कुछ फिनिश्ड या सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाना है। ये आपका सेकेंडरी सब्जेक्ट है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? कार बन गई, कोई प्रोसेस्ड फूड बन गया, क्लोथ्स बन गए, ये सारे क्या हो रहा है? मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है किसी भी तरह का, वो सब सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। टर्शरी सेक्टर क्या है? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में जितनी भी चीज़ें बनी हैं,
ठीक है, उनका सेल करना, उनको एक्सचेंज करना, उन गुड्स और सर्विसेज को सेल करना, एक्सचेंज करना, यही हमारा टर्शरी सेक्टर है। इसकी वजह से लोगों को जॉब मिलती है, लोगों को बिजनेस मिलता है, ठीक है, सर्विसेज मिलती हैं, यही हमारे टर्शरी सेक्टर में होता है। मेनली इट इज द सर्विसेज सेक्टर। मतलब हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, सेकेंडरी इज द मैन्युफैक्चरिंग एंड टर्शरी इज आवर सर्विसेज सेक्टर, राइट। जैसे हमारे सुपर मार्केट्स हो गए, हेयर ड्रेसिंग हो गए, ट्रेवल एजेंट्स हो गए, ये सब क्या कर रहे हैं, हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब क्या है, सर्विसेज हैं। तो सर्विसेज सेक्टर इज द टर्शरी सेक्टर, इतना याद रखना। अब यहाँ पे एक खास बात लिखी है, ईच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इज इंटरडिपेंडेंट। आपका एग्जामिनर लिखेगा ईच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट करके मत आ जाना, क्योंकि ये इंटरडिपेंडेंट है, सब एक दूसरे पे निर्भर है, इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। जल्दबाजी में पढ़ोगे तो गलत हो जाएगा। प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स टू सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर से मिल रहा है, राइट। तो प्राइमरी सेक्टर जो है रॉ मटेरियल दे रहा है सेकेंडरी सेक्टर को, और सेकेंडरी सेक्टर जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है उन्हीं गुड्स को टर्शरी सेक्टर या तो डिस्ट्रीब्यूट करता है या फिर सर्विसेज के तौर पे यूज़ करता है। तो इस तरह से तीनों सेक्टर्स आपस में लिंक्ड हैं, ये बात याद रखना। कुछ कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, लगभग 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि पूछा जाता है एग्जाम में। ये 8 कोर इंडस्ट्रीज डिसाइड कौन करता है कि यही इंडस्ट्रीज कोर इंडस्ट्रीज़ हैं। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र का एक इंडेक्स आता है, उसमें आता है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़, ठीक है। उसको ICI बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज़, ठीक है। ये जो डेटा आता है मंथली डेटा होता है, तो उसमें इन 8 इंडस्ट्रीज़ की बातें की जाती हैं, इसलिए इन इंडस्ट्रीज़ का नाम पता होना ज़रूरी है। क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सी इंडस्ट्रीज़ कोर इंडस्ट्रीज़ में है या नहीं है, ठीक है। अगर ये पूछे कि कौन से इंडस्ट्रीज़ कोर इंडस्ट्रीज़ में है, उसके लिए तो बहुत फेमस ट्रिक्स है। CEC फर्न करके है, आपने सुना होगा बहुत बार, CEC फर्न करके, कि ये 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं। लेकिन अगर ये पूछ लिया वेटेज के अकॉर्डिंग, क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग, तब कैसे करोगे इसको, ध्यान देना। सबसे पहले है आपका पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी 28.04%, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, देन स्टील प्रोडक्शन, देन कोल प्रोडक्शन, देन क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, देन नेचुरल गैस प्रोडक्शन, देन सीमेंट प्रोडक्शन एंड लास्टली द फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। इनकी एक सीक्वेंस भी याद कर लेना अगर एग्जाम में आ जाए तो। कैसे याद करोगे सीक्वेंस याद करना आसान है। देखो PES को ऐसे देख लो कि ये पेस्टिसाइड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि पेस्टिसाइड्स को यानी कोल, पेस्टिसाइड्स को कुरेद कर यानी क्रूड ऑयल, ठीक है। कुरेद कर, सी से लिख लो। पेस्टिसाइड्स को कुरेद कर नेचुरल सीमेंट फर्टिलाइज़र बना दिया, ठीक है। इस तरह से एक बार पढ़ लोगे तो कभी नहीं भूलेगा, ठीक, कभी नहीं भूलेगा मतलब कभी नहीं भूलेगा। पेस्टिसाइड्स को कुरेद कर नेचुरल सीमेंट फर्टिलाइज़र बना दिया, ठीक है। तो बस याद हो गया आपको सीक्वेंस, ठीक है। पेस्टिसाइड्स मतलब पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टील, राइट। और को मतलब कोल, कुरेद मतलब क्रूड, और नेचुरल सीमेंट फर्टिलाइजर तो याद ही रहेगा आपको कि नेचुरल सीमेंट फर्टिलाइजर ऐसी कोई चीज़ बना दी है पेस्टिसाइड्स को कुरेद करके, ठीक है। इस तरह से इसकी सीक्वेंस याद रख लेना बस। जैसे इकोनॉमी के सेक्टर्स होते हैं वैसे बिजनेस के भी सेक्टर होते हैं। एक होता है फॉर्मल सेक्टर, एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर वाले लोग टैक्स पे करते हैं, रजिस्टर्ड बिजनेस होते हैं, ठीक है। जो एम्प्लॉइज़ होते हैं उनके राइट्स प्रोटेक्टेड होते हैं, रेगुलर उनको वेजेस मिलते हैं, रेगुलर वर्किंग आवर्स होते हैं, और अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं। वही इनफॉर्मल सेक्टर वाले रजिस्टर्ड नहीं होते, लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, टैक्स पे नहीं करते, कम सैलरी देते हैं, एम्प्लॉयज़ के राइट प्रोटेक्ट नहीं होते, और कोई रिकॉर्ड नहीं होता उनकी बिजनेस एक्टिविटीज़ का। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स की। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे गुड्स जो कि दूसरे प्रोडक्ट्स की मेकिंग में यूज़ होते हैं। किसी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जिन प्रोडक्ट्स का यूज़ होता है उनको इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। ये फाइनल यूज़ में नहीं आते, ये वाले जो गुड्स होते हैं ये फाइनली यूज़ में नहीं आते, बट ये चीज़ों को बनाने के काम में आते हैं एज एन इनपुट फॉर प्रोडक्शन, राइट। जैसे कि व्हीट होता है, व्हीट वो एक इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि बेकर उसको यूज़ करता है ब्रेड बनाने के लिए। तो व्हीट क्या हो गया आपका, इंटरमीडिएट गुड हो गया। फाइनली आप व्हीट तो नहीं खा रहे हो, आप तो ब्रेड खा रहे हो, राइट। वैसे ही फाइनल गुड्स क्या हो गया, फाइनल गुड्स जो कि रेडी है कंज्यूमर के द्वारा यूज़ किए जाने के लिए, मतलब कि अब उसमें कोई भी और प्रोडक्शन नहीं होगी, फाइनली वो प्रोड्यूस हो चुका है वो गुड, ठीक है। तो फाइनल गुड है, जैसे कि आपकी ब्रेड जो है, ब्रेड वो रेडी टू ईट है, वो बन चुकी है, अब उसमें और कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, रेडी टू ईट है वो। तो फाइनल गुड इज़ अ ब्रेड, इंटरमीडिएट गुड इज़ व्हीट, इस तरह से याद रखना। कंज्यूमर गुड क्या होते हैं, जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम किए जा सके, जैसे कि कोई भी क्लोथ्स हो गया, फूड हो गए, शूज़ हो गए, ये सब क्या है, कंज्यूमर गुड्स हैं, बने बनाए, बस आपको खरीद लेने हैं, पहनने हैं, यूज़ करने हैं। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं,
ऐसे गुड्स जो कि दूसरे कंज्यूमर गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ किए जाने वाले गुड्स को कैपिटल गुड्स बोलते हैं। तो अब आप बोलोगे सर इंटरमीडिएट गुड्स भी तो यही कर रहा था कि गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में जो गुड्स हेल्प कर रहे थे। देखो ऐसा नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो यूज़ होते हैं प्रोडक्शन में, ठीक है। प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं फाइनल गुड्स को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। याद रखना कि वो जो इमीडिएट गुड्स होते हैं वो इमीडिएटली यूज़ हो जाते हैं, वो यूज़ हो जाते हैं इमीडिएटली। जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए वो इमीडिएटली यूज़ हो जाते हैं जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, और उनको जीडीपी में काउंट भी नहीं करा जाता है, वरना डबल काउंटिंग हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी इमीडिएटली यूज़ हो चुके हैं, राइट। जैसे शुगर है, शुगर को बेकरी में यूज़ किया गया केक बनाने के लिए, तो वो इंटरमीडिएट गुड हो गया शुगर, ठीक है। कॉटन को यूज़ किया गया टेक्सटाइल मिल में क्लोथ बनाने के लिए, तो कॉटन तो ऑलरेडी क्लोथ में आ गया ना, शुगर तो ऑलरेडी केक में आ गई तुरंत, तो इसलिए उसको जीडीपी में कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि केक के अंदर ऑलरेडी शुगर है, क्लोथ के अंदर ऑलरेडी कॉटन है। तो इस तरह के गुड्स को इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। लेकिन जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो हेल्प करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, मैन्युफैक्चर करने में, ठीक है। वो तुरंत पूरी तरह कंज्यूम नहीं हो जाते, ठीक है। मतलब जो हमारे कैपिटल गुड्स होते हैं वो पूरी तरह से यूज़ नहीं हो जाते इमीडिएटली। जैसे कि कोई मशीन हो गई, ठीक है, बेकरी में ओवन हो गया, ओवन हो गया, वो यूज़ थोड़ी बार बार बनाएगा केक को, ठीक है। जैसे कि फैक्ट्री हो गई जहाँ पे कॉटन से आप क्लोथ बना लेते, तो कॉटन तो हो गया आपका इंटरमीडिएट गुड। लेकिन जो टेक्सटाइल मशीन है, जो सेविंग मशीन है, स्विंग मशीन होती है ना, बुनाई करने वाली जो मशीन है, वो आपका कैपिटल गुड कहलाएगी क्योंकि वो चीज़ें तुरंत यूज़ नहीं हो रही, वो बार बार काम आएंगी मैन्युफैक्चरिंग में। तो ऐसे गुड्स को कैपिटल गुड कहते हैं, ठीक है। जैसे ओवन इन बेकरी हो गया, सेविंग मशीन इन टेक्सटाइल हो गई। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखने होंगे कि जो मशीनरी होती है मेनली वो कैपिटल गुड कहलाती है, इतना याद रखना। लग्जरी गुड क्या होते हैं? लग्जरी गुड वो होते हैं जब जिनकी डिमांड बढ़ जाती है जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है। जितनी इनकम बढ़ेगी उतनी उन गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। जैसे कि एक्सपेंसिव कार्स होती हैं, ज्वेलरीज होती हैं, ये सब क्या है? आपके लग्जरी गुड्स हैं। इनकी डिमांड उतनी बढ़ेगी जितना लोगों के हाथ में पैसा आएगा, जितनी उनकी इनकम बढ़ेगी। तो सिंपल है लग्जरी गुड्स। तो नेसेसिटी गुड्स, गुड्स दैट आर बॉट रिगार्डलेस ऑफ चेंज इन इनकम, चाहे इनकम चेंज हो या ना हो वो तो खरीदना ही खरीदना है, तो नेसेसिटी गुड्स है वो। जैसे आपके राइस, व्हीट, सॉल्ट, ये सब खाना बंद कर सकते हो चाहे आपके पास इनकम हो या ना हो, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके ये चीज़ें लेनी ही पड़ेंगी, ठीक है। अमीर लोग भी लेंगे, गरीब लोग भी लेंगे, तो ये नेसेसिटी गुड्स है। वेबलेन गुड्स क्या होते हैं? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये स्टेटस सिंबल गुड्स हैं जिनकी डिमांड तभी इंक्रीज होती है जब इनका प्राइस इंक्रीज होता है, ठीक है। क्योंकि लोग इनको शो ऑफ करने के लिए यूज़ करते हैं, कहते हैं ना शो ऑफ करने के लिए पहन रखा है। तो ऐसे जैसे डिज़ाइनर हैंड बैग्स हो गए, लग्जरी वॉच हो गई, ठीक है, एप्पल का आईफोन हो गया, ये सब वेबलेन गुड्स हैं, स्टेटस सिंबल गुड्स हैं, राइट। तो इनको ध्यान रखना है ऐसे वर्ड्स को, नेसेसिटी गुड्स और वेबलेन गुड्स और लग्जरी गुड्स, इन तीनों में क्या डिफरेंस है अच्छे से याद रखना। गिफन गुड्स क्या होते हैं? इंफीरियर गुड्स होज डिमांड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इट्स प्राइस। देखो नॉर्मली क्या होता है, किसी भी गुड की अगर प्राइस राइज होता है, कोई सामान है उसका अगर प्राइस राइज हुआ है तो उसकी डिमांड जो है कम हो जाएगी। बट गिफन गुड्स के केस में थोड़ा सा उल्टा होता है, जहाँ पे अगर किसी भी सामान की प्राइस बढ़ रहा है, किसी भी गुड का अगर प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है, लोग और ज़्यादा खरीदने लगते हैं। अब आप सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है? तो एक्चुअली ये जो गिफन गुड्स होते हैं ये कुछ इन्फीरियर गुड्स होते हैं जिनको पुअर पीपल जिन पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि राइस हो गया, चीप फूड हो गया, इन सब पे पुअर पीपल डिपेंडेंट होते हैं, राइट। सपोज जो गरीब लोग हैं वो सबसे सस्ता वाला चावल खाते हैं, राइस खाते हैं सबसे सस्ता वाला, ठीक है, चावल खाते हैं। अब उस सस्ते वाले चावल का दाम अचानक से बढ़ गया, महंगा हो गया, तो अगर वो गरीब आदमी थोड़ा बहुत फ्रूट्स खाता था, ठीक है, या थोड़ा बहुत मीट कंज्यूम करता था अपनी हेल्थ के लिए, तो वो सारी चीज़ों पे वो कटौती कर देगा। फ्रूट नहीं खाऊंगा, मीट नहीं खाऊंगा, इसके बदले राइस और ले आता हूँ क्योंकि अब तो राइस ही बचा खाने के लिए। तो राइस को और ज़्यादा ले आए क्योंकि अब उसके जो मीट और फ्रूट वाले पैसे थे वो बच गए। अब वो सोचा राइस महंगा हो गया, राइस ही ले आके रख लो, इस वजह से राइस की डिमांड बढ़ गई, ठीक है। यानी कि अपना पेट भरने के लिए वो राइस और ज़्यादा खरीद लाया, इवन हाइयर प्राइस पे, क्योंकि उसको पता है राइस का दाम बढ़ रहा है और बढ़ जाए इससे पहले राइस रख लो। हाँ, फ्रूट्स नहीं खाएंगे कुछ दिन तक, ठीक है, कुछ दिन तक कुछ और चीज़ों पे कटौती कर देंगे, लेकिन राइस तो ज़रूरी है ना, भूखे थोड़ी मर सकते हैं, तो इसलिए राइस खरीद लाएगा महंगा होने के बावजूद। ऐसे चीज़ों को गिफन गुड्स बोलते हैं जिनका प्राइस भी बढ़ रहा है और साइमल्टेनियसली डिमांड भी बढ़ रही है, तो याद रखना इसको, ठीक है। नॉर्मल गुड्स, वही गुड्स जिनकी डिमांड इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन इनकम, जिनकी डिमांड इंक्रीज होगी इंक्रीज इनकम होने के साथ, वो नॉर्मल गुड्स हैं आपके। जैसे कि आपका मिल्क हो गया, राइट, मिल्क हो गया, क्लोथ्स हो गए, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, ये सब क्या है? नॉर्मल गुड्स हैं। जितनी इनकी डिमांड बढ़ेगी
ठीक है, उतनी डिमांड बढ़ेगी जितनी आपकी इनकम इंक्रीज होगी, उतना ज़्यादा मिल्क पियोगे, उतना ज़्यादा क्लोथ खरीदोगे, उतने महंगे महंगे मोबाइल फ़ोन लोगे, तो जितनी आपकी इनकम बढ़ेगी उतनी इन चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, तो वो नॉर्मल गुड्स है। याद रखना, लग्जरी गुड्स में मैंने यही चीज़ शायद बोल दी थी, लग्जरी गुड में ऐसा नहीं है। लग्जरी गुड में है डिमांड इंक्रीजेज मोर प्रोपोर्शनली दैन इंक्रीज इन इनकम। जितनी आपकी इनकम बढ़ रही है उससे ज़्यादा उन चीज़ों की डिमांड इंक्रीज होती है, जैसे कि ज्वेलरी हो गई, राइट, बताया था मैंने, एक्सपेंसिव कार्स हो गई, इन सब की डिमांड इंक्रीज होती है मोर प्रोपोर्शनली दैन इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, जितने इंक्रीज इनकम में होगा उससे ज़्यादा उनकी डिमांड बढ़ेगी। तो लग्जरी गुड्स वो हैं, और नॉर्मल गुड्स में है ऐसा कि जितनी डिमांड बढ़ेगी और जितना इनकम इंक्रीज होगी उस हिसाब से डिमांड बढ़ेगी। तो ये नॉर्मल गुड्स हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस याद रखना, नॉर्मल गुड्स में और लग्जरी गुड्स में क्या अंतर है, राइट। इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं? इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड डिक्रीज होती है लोगों की इनकम इंक्रीज होने के साथ। अब ऐसा कैसे हो सकता है, लोगों की इनकम इंक्रीज हो रही है तो कुछ गुड्स की डिमांड डिक्रीज हो रही है, ऐसा कैसे हो रहा है? देखो, डिमांड डिक्रीज हो रही है उन गुड्स की जो ज़्यादा इनकम होने के बाद लोग कंज्यूम नहीं करते। सपोज पहले आपके पास इनकम कम हुआ करती तो आप कोर्स ग्रेन्स खाते थे, बाजरा वगैरह खाते थे, ज्वार खाते थे लोग, राइट, गाँवों में। उनकी इनकम बढ़ी तो वो राइस और व्हीट पे शिफ्ट हो गए। ठीक है, पहले वो चीप क्वालिटी के क्लॉथ्स पहनते थे सेल में जाके के, अभी वो मॉल में जाके हाई क्वालिटी क्लोथ्स पहन रहे हैं, तो चीप क्वालिटी वाले क्लोथ्स की डिमांड कम हो गई ना, इनकम राइज होते ही, राइट। पहले वो सपोज नूडल्स खाते थे, उनके पास पैसे कम होते थे, अब ज़्यादा पैसे आ गए तो नूडल्स की डिमांड कम हो गई, अब वो रेस्टोरेंट में जाके अच्छी सी मील खाते हैं। पहले वो टोन्ड मिल्क पीते थे गरीब लोग, अब पैसे आ गए, इनकम राइज हुआ तो वो फुल क्रीम मिल्क पी रहे हैं, तो टोन्ड मिल्क की डिमांड कम हो गई। तो ये ऐसे गुड्स को इन्फीरियर गुड्स कहते हैं, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे गुड्स को इन्फीरियर गुड्स बोलते हैं जिनकी डिमांड कम हो जाए लोगों के इनकम राइज होते ही, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तो नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे गुड्स जो साथ में यूज होते हैं, जैसे टी और शुगर। सब्सटीट्यूट गुड्स, गुड्स विच आर अल्टरनेटिव, एग्जाम्पल टी और कॉफ़ी। ठीक है, आपसे पूछते हैं ना चाय पियोगे कॉफ़ी, मतलब एक दूसरे के अल्टरनेटिव बन के रहते हैं चाय और कॉफ़ी। फ्री गुड्स, गुड्स विच आर इन अबंडेंस, एयर एंड वाटर, जो कि अबंडेंट में है। ये ऐसे गुड्स हैं जो अनलिमिटेड है हमारे पास, ऑलमोस्ट एयर और वाटर, राइट। पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स होस कंजम्पशन डज नॉट डिमिनिश देम फॉर अदर्स। कुछ ऐसे नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स होते हैं जिनका कंजम्पशन दूसरों के लिए डिमिनिश नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक पार्क है, अगर आप यूज़ कर लोगे पब्लिक पार्क को तो क्या दूसरे के लिए वो पार्क कम थोड़ी हो जाएगा? अगर आप पब्लिक बस का यूज़ कर लोगे तो दूसरों के लिए बस कम थोड़ी हो जाएगी? अगर आप स्ट्रीट लाइट से रोशनी पा रहे हो तो क्या वो रोशनी दूसरे इंसान के लिए कम थोड़ी हो जाएगी? तो इन गुड्स को पब्लिक गुड्स बोलते हैं। ठीक है, जो कि फॉर एवरीवन है, नॉन एक्सक्लूडेबल है। अगर कोई एक यूज़ कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों के लिए उसका इस्तेमाल कम हो जाएगा, सभी इक्वली यूज़ करते हैं पब्लिक गुड्स को। प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं? एक्सक्लूडेबल गुड्स होते हैं, जिनकी ओनरशिप उन्हें ही मिलेगी जो उसको परचेस करेंगे, सबको नहीं मिलेंगे प्राइवेट गुड्स। आपको नाम से ही पता, जैसे आपका फ़ोन है, आपका कार है, आपने परचेस किया, सिर्फ आपको मिलेगा, पब्लिक के लिए अवेलेबल थोड़ी है आपकी कार और आपका फ़ोन, राइट। मेरिट गुड्स, दे आर गुड फॉर द कंज्यूमर, दे आर गुड फॉर द कंज्यूमर एंड हैव पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़, जैसे कि हेल्थ एंड एजुकेशन हो गया। ये एज अ कंज्यूमर आपके लिए अच्छी चीज़ है ना, आप अच्छी हेल्थ ले रहे हो, अच्छा एजुकेशन ले रहे हो, आप कंज्यूम कर रहे हो, पैसे दे रहे हो इन चीज़ों के लिए, और इसकी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ भी हैं, सोसाइटी भी इससे बेटर होगी, राइट। इसलिए गवर्नमेंट इसको प्रमोट करती है, इन सब चीज़ों को। मेरिट गुड्स को गवर्नमेंट प्रमोट करती है, डीमेरिट गुड्स को गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करती है, क्योंकि उसमें आपको नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ होती हैं, सोसाइटी ख़राब होती है। आप कंज्यूम तो करते हो अल्कोहल को, सिगरेट को, ठीक है, कंज्यूमर के लिए बैड भी होती हैं और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ होती हैं, तो डीमेरिट गुड्स कहलाते हैं। समझ गए, जैसे अल्कोहल, सिगरेट, ये सब क्या है? डीमेरिट गुड्स है, हार्मफुल है, गवर्नमेंट इनको डिस्करेज करती है, राइट। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, दे आर कंज्यूम्ड ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, जैसे कि आपकी कार है, आपका हाउस है, आप सालों तक यूज़ करते हो, तो ये ड्यूरेबल आइटम होते हैं। कंज्यूमर नॉट ड्यूरेबल क्या होते हैं? जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में यूज़ कर लिए जाते हैं, आपके खाने पीने की सब्जियां हो गई, क्लोथिंग्स हो गई, हर 2-3 महीने पर चेंज करते हो, तो ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गए, नॉन ड्यूरेबल्स हो गए। तो इतने गुड्स के टाइप हैं, इनमें से कुछ भी पूछ लेगा एक आध क्वेश्चन, 2 नंबर आपको चाहिए, तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, आई होप अब आपको भूलेगा नहीं, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए दिमाग में, कॉन्सेप्ट्स बस। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉस्ट की। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करेंगे। कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट थिंग गिवन अप वाइल मेकिंग अ डिसीजन, मतलब क्या हुआ कि वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन विच यू गिव अप, ठीक है, व्हेन यू मेक अ चॉइस। सपोज आप 500 रुपये की किताब लेते हो, बुक लेते हो, ठीक है, आपका मूवी देखने का प्लान था पहले, लेकिन आपने बोला नहीं नहीं मैं 500 रुपये की किताब ले लूँगा, तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुआ इसमें? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ आपका मूवी में जो आपको एन्जॉयमेंट मिलता ना, एन्जॉयमेंट ऑफ द मूवी,
जो आपने मिस कर दिया, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्योंकि आपने 500 रुपये जो उसकी आपको मूवी देखनी थी उसकी आपने किताब ले ली। तो यहाँ पे हर चीज़ की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अगर आप एक चीज़ को सेक्रीफाइस करके दूसरी चीज़ लेते हो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वही होगी जो पहली वाली चीज़ों से आपको मिस हो गई। राइट, समझ आ गई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अब तो नहीं कन्फ्यूज़न है। सोशल कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट टू सोसाइटी फॉर विच दे आर नॉट कंपनसेटेड। ठीक है, सपोज कोई फैक्ट्री है जो गुड्स बनाती है, लेकिन वो फैक्ट्री पॉल्यूशन भी क्रिएट कर रही है। राइट, और वो पॉल्यूशन सोसाइटी को झेलना पड़ रहा है, फैक्ट्री को नहीं। तो ये है सोशल कॉस्ट। किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन की सोशल कॉस्ट होती है। राइट, प्राइवेट कॉस्ट, कॉस्ट borne by an individual firm involved in production consumption of a good। सिंपल है, कोई फैक्ट्री है अपने रॉ मटेरियल्स के लिए, अपने वेजेस के लिए, अपनी इलेक्ट्रिसिटी के लिए पे कर रही है किसी को, तो वो प्राइवेट कॉस्ट है। राइट, एवरेज कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। राइट, मतलब टोटल कॉस्ट कितनी है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गुड्स कितने हैं। राइट, सपोज पेन बनाई गई है, टोटल आपके पास 10 पेन बनाई गई हैं, ठीक है, और उन पेन का कॉस्ट क्या है? 100 है टोटल। तो यही आपका एवरेज कॉस्ट आएगी। एवरेज कॉस्ट कितनी आएगी पेन की? 10 रुपीज़। राइट, तो ये एवरेज कॉस्ट ऐसा निकालते हैं, टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। तो ये एवरेज कॉस्ट होती है। याद रखना, यहाँ एक्सप्लिसिट कॉस्ट इसी में लिख दिया, वो अलग है। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट विच इज़ एक्चुअली इनकर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के टाइम पे जो कॉस्ट लगी है, जो सैलरीज दी गई वर्कर्स को, रेंट पे किया गया फैक्ट्री के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आया, ये सब आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती हैं। राइट, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती हैं? कॉस्ट ऑफ यूजिंग कंपनीज ओन एसेट्स फॉर प्रोडक्शन। जैसे जिनकी कंपनी है वो कुछ अपने ओन रिसोर्सेज को भी यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसके लिए एक्चुअल पेमेंट यूज़ नहीं की जाती है। सपोज आपने अपनी खुद की बिल्डिंग यूज़ कर ली कोई चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, तो आपका रेंट का पैसा बच गया, तो वो इम्प्लिसिट कॉस्ट है। ठीक है, जो आपका रेंट का पैसा बचा वो आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट है, क्योंकि आपने अपना खुद का एसेट यूज़ किया प्रोडक्शन के लिए। तो ये इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है। ये टाइप्स ऑफ कॉस्ट भी याद रखना, कभी दे दिया किसी ऑप्शन में मैच करने के लिए, उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी एक बार देख लेना। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जैसे कि इनविजिबल हैंड क्या होता है? इनविजिबल हैंड एक कॉन्सेप्ट है जो कि दिया था एडम स्मिथ ने। ठीक है, क्या बोलता है ये कॉन्सेप्ट? कि मार्केट जो है अपने आप को खुद एडजस्ट कर लेती है। ठीक है, गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के बिना भी मार्केट अपने आप को खुद एडजस्ट कर लेगी, क्योंकि मार्केट के पास एक इनविजिबल हैंड है। ठीक है, ये एक ऐसी मार्केट फोर्स है जिसकी वजह से मार्केट खुद एक इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है। सपोज़ अगर एप्पल है, वो एप्पल कॉस्टली होता है तो लोग कम एप्पल खरीदेंगे, और डिमांड कम हो जाएगी एप्पल की, तो सेलर जो है प्राइस को कम कर देगा एप्पल के, इस वजह से बैलेंस अपने आप बन जाएगा। तो वही फोर्स जो बैलेंस क्रिएट कर रही है वो इनविजिबल हैंड है। एडम स्मिथ की ये थ्योरी थी। जनरल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जनरल इक्विलिब्रियम मतलब कि एक परफेक्ट स्टेट होना जहाँ डिमांड और सप्लाई बिल्कुल ही इक्वल हो गए। मतलब इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई बिल्कुल इक्वल हो गए, मतलब फार्मर एग्जैक्टली उतना ही प्रोड्यूस कर रहे हैं जितना लोगों को चाहिए, जितना लोगों को खाना चाहिए। फार्मर एग्जैक्टली उतना ही व्हीट प्रोड्यूस कर रहा है जितना लोगों को वो व्हीट खरीदना है। तो मार्केट और प्रोडक्शन में बिल्कुल ही इक्विलिब्रियम हो जाएगा, उसको बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट का क्या मतलब होता है? पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट ये कहता है, अगर हर कोई बहुत ज़्यादा मनी सेविंग के पीछे भागने लग गया कि सब कुछ सेव कर लो, पैसे सेव करो सेव करो, टू मच मनी सेविंग की वजह से डिमांड जो है इकोनॉमी में वो कम हो जाएगी, गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि लोग सेव कर रहे हैं, कुछ खरीद ही नहीं रहे हैं, तो प्रोडक्शन भी लेस हो जाएगी। फिर लोग प्रोड्यूस करेंगे अगर डिमांड कम होगी तो, और प्रोडक्शन अगर कम हुई तो लोगों के पास इनकम आना भी बंद हो जाएगी, क्योंकि चीज़ें प्रोड्यूस ही नहीं हो रही तो इनकम आएगी कहाँ से? लोग जॉब से निकाल देंगे लोगों को। इस वजह से फाइनली जो लोग सेव कर रहे थे वो सेविंग अब कैसे होगी? जब इनकम ही नहीं है तो सेविंग कैसे करोगे? तो बहुत ज़्यादा सेविंग करने से फाइनली आपकी सेविंग ही कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। मेनली ये रिसेशन के टाइम पे आता है, जब लोग बिल्कुल चीज़ें खर्च करना ही बंद कर देते हैं पैसा, और इस वजह से इकोनॉमी की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसी को बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, दैट एन इंक्रीज इन सेविंग लीड्स टू डिक्रीज इन डिमांड दैट रिड्यूसेस प्रोडक्शन which in turn reduces income and ultimately lowers the saving itself। बार्टर सिस्टम बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है, ट्रेडिंग वन गुड और सर्विसेज फॉर अनदर विदाउट यूजिंग मनी। मनी का यूज़ नहीं होता बार्टर सिस्टम में। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, अ सिचुएशन वेयर टू इकोनॉमिक एजेंट्स हैव म्यूचुअल डिमांड फॉर ईच अदर्स गुड्स और सर्विसेज। मतलब ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है, ये बार्टर सिस्टम की एक्चुअली एक चुनौती है, एक प्रॉब्लम है बार्टर सिस्टम में, जहाँ पे
आपको एग्जैक्टली वही इंसान ढूंढना पड़ेगा जो आपका सामान ले सके और जो आपको वही चीज़ दे सके जो आपको चाहिए। सपोज़ आपके पास चावल है, आपके पास राइस है, ठीक है, और आपको चाहिए शूज़ बार्टर सिस्टम के थ्रू, ठीक है, आप राइस दे के शूज़ देना चाहते हो, तो आपको एग्जैक्ट वही आदमी ढूंढना पड़ेगा जिसको राइस चाहिए हो और वो आदमी शू मेकर हो, यानी आपको एक ऐसा शू मेकर ढूंढना पड़ेगा जिसको राइस चाहिए हो। दिस इज़ द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, जो कि बार्टर सिस्टम की एक चुनौती है, बस इतना याद रखना। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही रखते हैं। इस लेक्चर को एज अ ट्रेलर के तौर पे लॉन्च किया है मैंने। कल से हम मेन टॉपिक जैसे नेशनल इनकम वगैरह पढ़ेंगे, तो टाइम से आ जाना, ठीक है। कमेंट्स में लिखो PCS PDF कहाँ मिलेगी, ये कमेंट मत किया करो, बहुत बार बताया जा चुका है। PDFs आर पेड, स्कोर बूस्टर की PDF पेड है और आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अच्छे से पढ़ाई करो, एग्ज़ाम पास आ रहा है, रिवाइज करो, मेरी सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है, ठीक है। आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, स्मार्ट अध्ययन सीरीज़ को रिवाइज करते रहना, वो बिल्कुल हीरा है, ठीक है। और ये स्कोर बूस्टर सीरीज़ भी एक बार देख लेना, सारे वीडियोस बिंज वॉच कर लेना, तो आपके एग्ज़ाम में मार्क्स बूस्ट हो जाएंगे सच में, ठीक है। चलो, टेक केयर, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। थैंक यू।